चैप्टर 9 है वो डिस्कस करना स्टार्ट किया था। और चैप्टर 9 में बेसिकली हम क्या पढ़ रहे थे, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी पढ़ रहे थे। अब ये जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स हैं इसमें ज़ाहिर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्री क्लम्शिया है, और प्री क्लम्शिया की थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी हमने डिस्कस कर ली है। और आज की वीडियो के अंदर हम प्री क्लम्शिया के मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, ठीक है। हमने कल बात की थी कि ये जो प्री क्लम्शिया है इट्स अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर, और अब हम देखेंगे कि हर सिस्टम पे ये किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है और हम इसकी क्या प्रेजेंटेशन है और किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। सो मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर में सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे प्री क्लम्शिया की वजह से क्या इफ़ेक्ट आता है। तो बहुत आसान सी बात है बेटे, वो ये कह रहा है कि नॉर्मली आपको पता है कि इन प्रेगनेंसी हमारा जो कार्डिक आउटपुट है वो अप टू 6 लीटर हो जाता है, यानी कार्डिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। और इसके साथ साथ आपने ये याद रखना है कि पेरीफ्री में वेजो डायलेशन हुई हुई होती है, जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है, इसलिए ब्लड प्रेशर थोड़ा सा एज़ कंपैरिजन टू नॉर्मल पर्सन कम होता है। ये नॉर्मल प्रेगनेंसी का फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। लेकिन जो प्री क्लम्शिया का पेशेंट है इसमें कल हमने बात की थी कि किस तरह से जो ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन होनी थी वो डिफेक्टिव होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस और लो इम्पिडेंस वाला फ्लो क्रिएट हुआ हुआ है। तो प्री क्लम्शिया की वजह से बॉडी में वेजो कंस्ट्रक्शन होगी। अब जब वेजो कंस्ट्रक्शन होती है तो वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से एक तो नंबर 1 ये कि यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ना, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। नंबर 2 आपने ये भी याद रखना है, ना सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है बल्कि हमने कहा था कि बहुत सारे यहाँ से मेडिएटर रिलीज़ होते हैं और वो जाके एंडोथीलियम जो है उसको, उसकी इंटीग्रिटी को डैमेज करते हैं। तो नंबर 2 ये कि एंडोथीलियम जो है उसकी इंटीग्रिटी डैमेज हो रही होती है, उसकी इंटीग्रिटी इफेक्ट होती है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब अंदर ज़्यादा है तो वो फ्लूइड को लीक आउट बाहर करेगा और इन पेशेंट की बॉडी में क्या शुरू हो जाएगा, जनरलाइज एडीमा। तो ये एक बात आपने याद रखनी है कि इनकी बॉडी में हाथ पाँव इनके सूजे हुए होते हैं। सो प्रेगनेंसी में अगर वुमन के हाथ पाँव सूजे हैं तो एडीमा थोड़ा बहुत वैसे भी मिलता है, लेकिन हैंड फीट और फेशियल एडीमा अगर ज़्यादा है तो फिर हमें जो है ये इंडिकेट कर सकता है अंडरलाइंग प्री क्लम्शिया। फिर हम इनका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं। तो एक ये इसका इफेक्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। एंड पे मैं पूछूंगी ये सारे इफेक्ट आपको आने चाहिए, ठीक है। सो नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं, बट नंबर 1 कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट है, समझ आया कि वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, एंडोथीलियल डिसफंक्शन होता है जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो लीक होता है, फ्लूइड के लीकेज की वजह से जनरलाइज एडीमा जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। नंबर 2 हम देखते हैं कि इसका रीनल सिस्टम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो रीनल सिस्टम पे स्पेसिफिकली ज़ाहिर है आपको पता है कि प्रोटीन यूरिया होता है। अब रीनल सिस्टम के लिहाज से वो ये बताता है कि एक हाईली कैरेक्टरिस्टिक लीजन जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलो एंडोलिथियोसिस, ठीक है। सो ग्लोमेरुलो एंडोलिथियोसिस जो है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसी लीजन है जो बड़ी स्पेसिफिक है फॉर प्री क्लम्शिया। ये लीजन प्री क्लम्शिया के लिए स्पेसिफिक है, ये हम बाकी दूसरे हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स में नहीं देखते हैं। अब इसमें होगा क्या कि ग्लोमेरुलाई जब आपका डैमेज है तो वहाँ से बहुत सेलेक्टिव जो है वो क्या स्टार्ट हो जाएगा, प्रोटीन यूरिया स्टार्ट हो जाएगा, प्रोटीन लीक होगा, और ये प्रोटीन का जो लीकेज है ये भी इटसेल्फ पेशेंट को एडीमा कर रहा होगा। कैसे आप लोग रिलेट कर सकते हैं, अगर आप लोग अच्छे बच्चे हैं तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इम्पेयर होगी और सेलेक्टिवली प्रोटीन जो है वो लॉस होगा। कौन सा प्रोटीन हमारे पास लॉस होना शुरू होता है, स्पेसिफिकली एल्ब्यूमिन और ट्रांसफेरिन। अब जब एल्ब्यूमिन जो है और ट्रांसफेरिन लॉस हो रहा है तो पीछे प्रोटीन सर्कुलेशन में कम होगा। जब प्रोटीन कम होगा तो ऑनकोटिक प्रेशर भी कम होगा, ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा तो पेशेंट का फ्लूइड लीक करेगा और हेंस एडीमा मजीद फैसिलिटेट होगा, जो कि ऑलरेडी भी प्री क्लम्शिया में पाया जाता है, ठीक है। सो प्रोटीन लॉस जो है वो इस तरह से हो रहा होता है। नंबर 3 हम देखते हैं कि हेमाटोलॉजिकल सिस्टम जो है ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेमाटोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर प्री क्लम्शिया में क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से आपके ब्लड जो है, ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट क्रिएट होता है। तो हेमाटोलॉजिकली वो कह रहा है कि हमने जैसे कहा कि इसमें मेडिएटर रिलीज़ होते हैं और एंडोथीलियम जो है वो डैमेज होता है, जाहिर है, ठीक है। सो एंडोथीलियम जब डैमेज होगा तो आपको पता है हमने कहा था कि एंडोथीलियम जब जैसे भी डैमेज होता है तो यहाँ पे प्लेटलेट आके ढेर होना शुरू होते हैं, प्लेटलेट क्लॉट बनता है और ऊपर फाइब्रिन डिपॉजिट होता है, ऐसा ही है। एंडोथीलियम डैमेज होगा, वहाँ पे जो है वो प्लेटलेट्स आके ढेर होंगे, प्लेटलेट
प्लेटलेट यूज़ होंगे और जगह जगह पे क्या शुरू हो जाएगी, फाइब्रिन की डेपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब प्री क्लम्शिया जो है वो कह रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि फिब्रिन की डेपोजिशन बढ़ती है, क्लॉटिंग हो सकती है और फिर आपको पता है थ्रोम्बस एम्बोलिस बनेंगे, तो इटसेल्फ उनकी कॉम्प्लिकेशन। और नंबर 2 जो प्लेटलेट का काउंट है वो क्या हो जाएगा, प्लेटलेट का जो काउंट है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो फॉल करना शुरू कर देगा क्योंकि प्लेटलेट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं ना। वेरी इंपॉर्टेंट कि लिवर के ऊपर क्या है, लिवर के ऊपर आपने याद रखना है कि इसकी लिवर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से एक सिंड्रोम होता है जिसको हम कहते हैं हेल्प सिंड्रोम। ठीक है, नाम से बता रहा है, हिमोल्सिस होती है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम होता है और लो प्लेटलेट होता है। लो प्लेटलेट क्यों होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो लिवर के ऊपर हम देखते हैं कि इसकी वजह से क्या क्या मसले क्रिएट हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि लिवर के अंदर भी सब एंडोथेलियन फाइब्रिन की डेपोजिशन जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, सो जब फाइब्रिन डिपॉजिट होता है तो वहाँ पे लिवर के जो एंजाइम हैं वो एलिवेट होना शुरू होते हैं। सो एलिवेटेड एंजाइम होते हैं नंबर 1। नंबर 2 ये कि ए वहाँ की आपकी बॉडी के अंदर क्या स्टार्ट हो जाती है, हिमोल्सिस स्टार्ट हो जाती है। और नंबर 3 ये कि जब बार बार फिब्रिन डिपॉजिट हो रहा है, प्लेटलेट यूज़ हो रहा है, तो प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं कि हिमोल्सिस है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम है और लो प्लेटलेट है, इसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, हेल्प सिंड्रोम कहते हैं। और इसके एडवर्स आउटकम हो सकते हैं, पर्टिकुलरली सवेयर फॉर्म है ये प्री क्लम्शिया की, और ये सिर्फ 2 to 4% वुमेन में पाया जाता है। और इसमें एकदम से जो है वो फीटल लॉस रेट जो है वो हाई है, अप टू 60% जो है बच्चे की डेथ हो सकती है। सो इमीडिएटली हमें इनमें क्या करनी पड़ती है, डिलीवरी प्लान करनी पड़ती है। ठीक है, अब हेल्प सिंड्रोम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो बता रहा है। हेल्प सिंड्रोम में हमने डिस्कस कर लिया हुआ है कि होना क्या है, कि इसमें हिमोल्सिस होनी है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम होने हैं और लो प्लेटलेट्स होने हैं। ठीक है, और इसके अलावा वो कह रहा है कि टिपिकली जब पेशेंट हाई बीपी और एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ आती है तो फिर हम कंसर्न होते हैं। सो इसमें एपिगैस्ट्रिक पेन जो है वो फीचर है, साथ में नोज़िया और वॉमिटिंग के साथ पेशेंट आती है। हाइपरटेंशन जो है वो माइल्ड या इवन सवेयर भी हो सकती है, डिपेंड करता है। ये एसोसिएटेड है विद सम सीरियस कॉम्प्लिकेशन, यानी लेटर ऑन इसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, पेशेंट को प्लेसेंटल एब्रप्शन में जा सकती है वो, और स्टिल बर्थ या फीटल इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो सकती है। इसकी मैनेजमेंट यही है कि आप मदर को क्या करेंगे, स्टेबलाइज़ करेंगे। ठीक है, मदर को स्टेबलाइज़ करेंगे, जो भी कोएगुलेशन डिफेक्ट है उस कोएगुलेशन डिफेक्ट को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और बच्चे को आप एक्सेस करेंगे कि क्या कंडीशन है, और फिर उस मुताबिक आप डिलीवरी जो है वो प्लान कर लेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हेल्प सिंड्रोम। सो ये अभी तक मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं अभी तक आपको बता रही हूँ जो प्री क्लम्शिया के मल्टी सिस्टम पे इफ़ेक्ट्स हैं। सो नंबर 1 हमने कहा कि इसका सीवीएस के ऊपर इफेक्ट है कि ये जनरलाइज एडीमा जो है वो कॉज करता है। रीनल सिस्टम पे भी हमने कहा कि प्रोटीन लॉस करके ये क्या कर रहा है, एडीमा कॉज कर रहा है। हिमेटोलॉजिकली हमने कहा एंडोथेलियम डैमेज है, प्लेटलेट यूज़ हो रहा है, फाइब्रिन डिपॉजिट हो रहा है, क्लॉटिंग हो रही है और प्लेटलेट का नंबर फॉल कर रहा है। और लिवर के ऊपर हमने बात की कि फाइब्रिन डिपोजिशन है, एंजाइम एलिवेट हो जाता है, हेमोल्सिस, प्लेटलेट कम, तो पेशेंट प्रॉन होती है टू एट हेल्प सिंड्रोम, जो कि एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन या सीरियसनेस ऑफ डिजीज़ को इंडिकेट करता है। ठीक है, एंड लास्टली बेटे हम बात कर लेते हैं यहीं पे कि जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट है। सो नर्वस सिस्टम के ऊपर अगर हम देखेंगे तो नर्वस सिस्टम में वो कह रहा है कि अगर ये वुमन कन्वर्जन थ्रो करेगी, तो ये बात हमने पहले भी की हुई है कि कन्वर्जन या अगर उसने फिट्स थ्रो किए तो इस कंडीशन को हम सीजर्स थ्रो किए तो इस कंडीशन को हम इक्लम्शिया कहते हैं, जो कि और भी ज़्यादा डेंजरस फॉर्म होती है। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट पैथोजेनेसिस नहीं हमें पता है, लेकिन साथ में ये वाली चीज़ हो सकती है। इसी तरह रेटिनल इन्वॉल्वमेंट की वजह से रेटिनल हेमरेज हो सकता है, एक्सुडेट और पेपिरिडीमा यानी स्वेलिंग अराउंड ऑप्टिक डिस्क जो है वो आपको मिल सकती है। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं, ये इसके सारे के सारे सिस्टम्स के ऊपर इफेक्ट है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्लिनिकली जो पेशेंट है वो हमारे पास किस तरह से प्रेजेंट करती है। तो सम टाइम हो सकता है कि वुमन जो है वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है, हमारे पास आई और हमने प्रेशर मेजर किया और ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, फिर हमने यूरिन आरी की और प्रोटीन यूरिया भी मिल गया। बट सम टाइम जो इसके स्पेसिफिक या क्लासिक फीचर्स हैं, नंबर 1 वो क्या हो सकता है, फ्रंटल हेडेक हो सकता है। ठीक है, फ्रंटल हेडेक के साथ अगर हम देखेंगे तो जो पेशेंट है वो विजुअल डिस्टर्बेंस के साथ आ सकती है, यानी वो कह रही है कि मुझे नज़र नहीं आ रहा या मुझे चक्कर आ रहे हैं, बड़ी क्लियर सा इसका फीचर होता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एपिगैस्ट्रिक पेन है। मैंने पहले भी बताया कि अगर तो एपिगैस्ट्रिक पेन होगा तो एपिगैस्ट्रिक पेन का मतलब जो है वो लिवर की इन्वॉल्वमेंट को इंडिकेट करता है और ये थोड़ा सीरियसनेस ऑफ द डिजीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है। ठीक है,
उसके बाद वो कहता है कि समटाइम वुमेन एसिम्प्टोमेटिक हो सकती है या सिर्फ उसके टिपिकल से फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं जो कि इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने इन पेशेंट को किस तरह से डील करना होता है, मतलब हमने इनकी जो है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करनी है और उसके ऊपर स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स देखने हैं। इनको जो है वो इनकी कंप्लीट ऑब्स्ट्रैक्टिक एंड देन जो है वो इनकी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की जाती है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म में ये देखना चाहते हैं कि क्या वुमेन फिट तो नहीं थ्रो करने वाली या ऐसा कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है, हम इनको एडमिट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो इनका फर्स्ट साइन है वो जाहिर है प्री क्लम्शिया में हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, यूरिनारी कराएंगे जिसके ऊपर हमें प्रोटीन यूरिया मिलेगा, डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगी। अगर बीपी बहुत ज़्यादा है फिर आप इसको एडमिट करके मॉनिटर करोगे, और अगर थोड़ा कम है, माइल्ड है, तो फिर एज एन आउट पेशेंट भी आप इसको डील कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देख रहे हो कि पेशेंट का एक रैपिडली प्रोग्रेसिंग एडीमा है फेस का और हैंड्स और फीट्स का, तो वो भी इसको इंडिकेट कर रहा होता है। एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस आपने नोट करनी है। एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस जो है वो लिवर के इन्वॉल्वमेंट को शो करती है, और सम टाइम न्यूरोलॉजिकली हम देखेंगे तो इनमें हाइपर रिफ्लेक्सिया या इस तरह के कुछ साइंस भी मिल सकते हैं जो सारे हमें एग्जामिनेशन पे मिलेंगे। अब एक छोटी सी बात उसने जो है वो प्रोटीन यूरिया के लिहाज से की हुई है, वो मैं अगर आपकी बुक से ही आपको दिखा सकूं तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके सिम्टम्स हो गए, यानी उसको क्या हुआ होगा, फ्रंटल हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस, फ्लू लाइक सिम्टम। आपने न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की, हाइपरटेंशन आपको मिलेगी, एडीमा आपको मिल सकता है, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस एक वरीसम साइन होता है, न्यूरोलॉजिकली आपको हाइपर रिफ्लेक्सिया और क्लॉनस मिल सकता है। अब आपने जब उसको प्रोटीन यूरिया के लिए टेस्ट करना है तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर तो डिपस्टिक करते हो तो ये इंस्टेंट है, लेकिन क्वान्टिटिवली ये इतना क्रिएट नहीं है। ट्रेस मिलेगा अगर सिर्फ तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, +1 अगर मिलेगा तो ये सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया है। आप इसको मजीद क्वांटिफाई करो, +2 भी सिग्निफिकेंट ही है। प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशो जो है ये फास्टली हमें 1 घंटे के अंदर मिल जाती है, मोर देन 30 mg पर मोल है तो ये सिग्निफिकेंट है। अगर 24 आवर यूरिन सैंपल आप लोगे तो थोड़ा स्लो होता है, और अगर आप उसके अंदर 300 mg 24 आवर सैंपल में प्रोटीन मिल गए हैं तो ये एक सिग्निफिकेंट या डायग्नोस्टिक होता है, जो हमने पहले भी कहा है कि 0.3 ग्राम पर 24 आवर सैंपल या 300 mg जो है वो पर 24 आवर सैंपल में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये इसके ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट की वो मैं आपको बताती हूँ। ये एक टेबल हम पहले देख लेते हैं, फिर मैं ट्रीटमेंट आपको बताती हूँ। यहाँ पे बता रहा है कि कितनी हाइपरटेंशन है उस पर डिपेंड करता है कि हमने एडमिट करना है या नहीं करना, ठीक है। तो एडमिट हमने हमेशा कोशिश करनी है कि कर ही लें। अगर इवन माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है तो हम पेशेंट को एडमिट करते हैं। क्या हमें माइल्ड में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? तो माइल्ड में ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। बस आप उसका ब्लड प्रेशर जो है वो दिन में 4 बार मॉनिटर कर लेते हो, प्रोटीन यूरिया करने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाले टेस्ट जो हैं ये आपने ट्वाइस अ वीक मेजर करने हैं, उसका किडनी फंक्शन, इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड काउंट, ट्रांसएमिनेज एंड बिलिरुबिन। बट अगर मॉडरेट है तो ट्रीटमेंट आप करोगे, फर्स्ट लाइन इज़ लेबिटालॉल। व्हाट इज़ लेबिटालॉल? ये बेसिकली अल्फा बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। आप कोशिश करें कि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 150 से कम और डायसिस्टोलिक 80 to 100 के बीच में ही रहे। 4 टाइम आप इसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करोगे। प्रोटीन यूरिया, यूरिनारी बार बार कराने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा डायग्नोसिस बन गई है तो दैट्स फाइन। उसके अलावा ये आपने 3 टाइम्स अ वीक, या अब आपने 2 दफ़ा हफ्ते में करने थे माइल्ड में, लेकिन यहाँ आप 3 दफ़ा हफ्ते में क्या करते हो, उसका किडनी फंक्शन, इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड काउंट और ट्रांसएमाइनेज मॉनिटर करते हो। वेरी सीवियर हाइपरटेंशन है तो भी ट्रीटमेंट है, लेबिटालॉल देनी है, ब्लड प्रेशर की रेंज वही है। 4 से ज़्यादा टाइम जो है वो आपने उसका बीपी दिन के अंदर मॉनिटर करना होगा, और ये टेस्ट आपने हफ्ते में 3 बार करवाने होंगे। तो इसकी और इसकी ऑलमोस्ट सेम ही है। ये MCQ में आ जाता है, मोर देन 4 टाइम आपने बीपी मॉनिटर करना है, एटलीस्ट 4 टाइम। ट्रीटमेंट नहीं चाहिए लेबिटालॉल। प्रोटीन यूरिया आपने तीनों में ही नहीं कराना है, और ये आपने हफ्ते में 2 दफ़ा टेस्ट कराने हैं, हफ्ते में 3 दफ़ा। तो ये एक मैनेजमेंट